हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन डिवॉर्मिंग मैच का एपिसोड नंबर 17। तो अगर आप लोगों ने इसका पिछला पार्ट नहीं देख रखा तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जल्दी जाकर देख लो। और अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल वाले आइकन को भी दबा देना ताकि नई नई वीडियो आपको बिना किसी देरी के मिल जाए। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आते हैं आज की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रसल और उसके सभी साथी मिलकर उस बहुत बड़े भद्दे से मॉन्स्टर पर मिलकर हमला कर देते हैं, जो हमला डायरेक्टली उस मॉन्स्टर को हिट कर गया था, जिसकी वजह से वहां पर एक धमाका भी हो गया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग कुछ टाइम पहले से होती है, जब रसल ने उस मॉन्स्टर पर वो हमला नहीं किया था, और हम देखते हैं कि रसल के अटैक करने से पहले ही वहां पर ब्रदर अल्सन आ गए थे, जो कि उन सभी लोगों को उस भद्दे से मॉन्स्टर से लड़ता हुआ देख रहे थे। और उन सभी लोगों को ये सब करता देखकर वो गुस्सा होते हुए अपने मन में सोच रहे थे, यहाँ से भागने के बजाय ये वीकलिंग इससे लड़ना क्यों चाह रहे हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि ब्रदर अल्सन का यकीन है कि किसी पर अंधाधुंध भरोसा रखना सबसे बड़ी वीकनेस है, क्योंकि जिस बंदे पर तुम अंधाधुंध भरोसा रखते हो, अगर वही हार जाए तो तुम्हारा जोश भी ठंडा हो जाता है। लेकिन रसल के उस अटैक ने ब्रदर अल्सन के दिल में मौजूद उस अंधेरे को अपनी रोशनी से खत्म कर दिया। और असल के उस अटैक को देखकर ब्रदर अल्सन रियलाइज करते हैं कि बेशक वो सभी लोग कमजोर हैं, मगर जब उन्हीं में से कोई एक उठता है तो उन बाकी सभी वीकलिंग्स में भी जोश आता है और वो भी ताकतवर बनने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और प्रेजेंट टाइम में रसल के उस अटैक की वजह से, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था, उसकी वजह से भी वो मॉन्स्टर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। और उस मॉन्स्टर के अंदर वो नेक्रोमेंसर अभी भी जिंदा था, जो कि रसल पर काफी गुस्सा होते हुए कह रहा था, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसे मार कर रहूंगा। ये कहते हुए वो दोबारा से अपने आप को रीजेनरेट करना शुरू कर देता है। और इससे पहले कि वो पूरी तरह से अपने आप को रीजेनरेट कर पाता, ब्रदर अल्सन एक क्विक एक्शन लेते हैं और अपनी एक स्किल ओवर हीट को इस्तेमाल करके अपने मुक्के में बहुत सारी पावर ले आते हैं, जिसे देखकर उस नेक्रोमेंसर की हालत भी खराब हो गई थी। और ब्रदर अल्सन का वो हमला करना ही था, वो मॉन्स्टर वहां से पूरी तरह से गायब हो जाता है। और इस अटैक को देखकर वहां पर खड़े स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान थे। और ब्रदर अल्सन के उस अटैक की पावर इतनी थी कि वो जंगल आधा टकला हो गया था। और फिर रसल बेहोश होते हुए कहता है, अगर तुम थोड़ा सा और लेट हो जाते तो मैं मारा जाता। ये कहते हुए वो बेहोश हो जाता है और जैसे ही नीचे गिरने वाला था, अचानक से उसे कोई गिरने से बचा लेता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर ह्यूबर्ट थे। और रसल के इस कारनामे की वजह से ब्रदर अल्सन भी उससे इम्प्रेस हो गए थे। और हमें एक सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है जिसमें रसल को 10th जज ने भी अप्रूव कर दिया था। और अगले ही सीन में हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहां रसल को होश आ गई थी। और उठते ही रसल पास बैठे प्रोफेसर से पूछता है कि सभी के सभी कैंडिडेट्स सेफ है ना। तो प्रोफेसर ह्यूबर्ट बताते हैं, हाँ वो सभी लोग सेफ हैं। सभी के सभी कैंडिडेट्स यही कह रहे हैं कि अगर तुम वहां पर ना होते तो वो सभी लोग मारे गए होते। तो रसल कहता है, नहीं, उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की थी। और फिर तभी अचानक से प्रोफेसर ह्यूबर्ट रसल को कहते हैं, तुम रिजल्ट के बारे में जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो। तो रसल काफी एक्साइटेड होते हुए कहता है, ओ हाँ, सिलेक्शन टेस्ट के बारे में तो मैं भूल ही गया था। तो प्रोफेसर ह्यूबर्ट बताते हैं, सभी जजेस ने इसके बारे में काफी सोचा, लेकिन जिस वक्त हेरिटिक्स ने उस टेस्टिंग ग्राउंड पर अटैक किया था, वो सारा का सारा टेस्ट मीनिंगलेस हो गया था, क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन थी जहां कंपटीशन से ज्यादा टीम वर्क जरूरी था। और इसी चीज को दिमाग में रखते हुए सभी के सभी सिलेक्शन जजेस एक कंक्लूजन पर उतरे कि सिलेक्शन टेस्ट में जिस पर्सन ने हाईएस्ट स्कोर रिसीव किया है वो तुम हो रसल। और इस चीज को सुनकर रसल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और प्रोफेसर ह्यूबर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा था, अब फाइनली मैं एकेडमी से ग्रेजुएट कर पाऊंगा। और फिर से प्रोफेसर ह्यूबर्ट उसे बताने लगते हैं, उन हेरिटिक्स के अटैक को मद्देनजर रखते हुए इस चीज को जानने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई कि इस सारे कांड के पीछे मास्टरमाइंड कौन था। और बहुत जल्द हम इसकी तह तक भी पहुंच जाएंगे और उन सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। प्रोफेसर ह्यूबर्ट की ये सारी बातें सुनने के बाद रसल उन्हें बताता है कि एक्चुअली वहां पर दो हेरिटिक्स थे। तो प्रोफेसर ह्यूबर्ट बड़े परेशान होते हुए कहते हैं, क्या वो सिर्फ एक ही नहीं था? लेकिन तुमने तो सिर्फ एक को ही मारा। और फिर हमें कुछ फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहां वो सेकंड नेक्रोमेंसर वहां से भागते हुए या फिर रेंगते हुए रसल को गालियां देते हुए कह रहा था, मैं इस सारी ह्यूमिलेशन का बदला लूंगा, फ्लेम टावर बास्टर्ड।
और अचानक से ब्रदर अल्सन वहां पर आते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है कि हमने उसे खो दिया है। और रसल के पास आते हुए उसे कह रहे थे, तुम मेरे साथ 1 मिनट के लिए बाहर चलोगे, एक जरूरी काम है। तो प्रोफेसर ब्रदर अल्सन के सामने आते हुए कहते हैं, अभी उसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट तो करने दो। लेकिन ब्रदर अल्सन के एक बार ही घूरने पर प्रोफेसर की हालत भी खराब हो जाती है और रसल भी मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, इट्स ओके, मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ। और अगले ही सीन में हमें उन दोनों को एक दूसरे के सामने दिखाया जाता है, जहाँ ब्रदर अल्सन अचानक से रसल को कहने लगते हैं, जब तुम उन हेरिटिक्स से लड़ रहे थे तो तुम्हें काफी मुश्किल आई होगी, क्योंकि तुम उन वीक लोगों के साथ मिलकर लड़ाई कर रहे थे। जिस पर रसल कुछ नहीं कहता और चुपचाप से उसकी बातें सुन रहा था। और फिर से ब्रदर अल्सन कहने लगते हैं, मुझे लगता है कि किसी का नरम होना उसकी सबसे बड़ी वीकनेस होती है और मेरी ये सोच कभी भी चेंज नहीं होने वाली। तो रसल की तरफ से जवाब आता है, मैं आपकी इस बात से 100% एग्री हूँ। हाउएवर, कमजोर लोग इसीलिए होते हैं ताकि स्ट्रॉन्ग लोग उनकी रक्षा कर सकें। और जब कोई ताकतवर किसी कमजोर की रक्षा करता है तो वो कमजोर भी अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए काफी मेहनत करता है। और इस चीज के साथ कोई भी बंदा पीछे नहीं रहता और सभी एक साथ होकर आगे बढ़ते हैं। रसल की इन बातों को सुनकर ब्रदर अल्सन कुछ नहीं कह रहे होते और अचानक से हंसते हुए कहते हैं, ये कोई बुरा रिस्पॉन्स नहीं था। और रसल की तरफ वही पोटली फेंकते हुए कहते हैं, इसे ओपन करो। और उस पोटली के अंदर फ्लेम टावर की रोप थी। और उस चीज को देने के बाद ब्रदर अल्सन रसल को कह रहे थे, अभी हवाओं में मत उछलना, क्योंकि तुम अभी भी फ्लेम टावर में भर्ती नहीं हुए। क्योंकि अगर तुम फ्लेम टावर को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें एक और टेस्ट देना होगा। मगर रसल को ब्रदर अल्सन की ये बात समझ नहीं आई थी और अपने मन में सोच रहा था, मगर सिलेक्शन टेस्ट तो खत्म नहीं हो गया। और रसल के इस रिएक्शन को देखकर ब्रदर अल्सन उसे बताते हैं कि ये फ्लेम टावर का एक एंशियंट ट्रेडिशन है। फिर अपने गिर्द एक सर्कल बनाते हुए कहते हैं, तुम्हें मुझे इस सर्कल के बाहर करना है और इस चीज को करने के लिए तुम किसी भी टाइप का मैजिक इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर तुम इस चीज में कामयाब हो जाओगे तो फिर समझ जाना कि तुम फ्लेम टावर में भर्ती हो गए हो। और अगर तुम हार भी जाते हो तो फिर भी तुम्हें कुछ इनाम तो दिए जाएंगे। जिस पर रसल अपनी सब स्पेस पॉकेट में से एक माना स्टोन निकालते हुए उन्हें कह रहा था, सोच लो एक बार, बाद में रिग्रेट मत करना। और उस माना स्टोन को अपने मुंह में डाल देता है और उन्हें कह रहा था, आपने कहा कि मैं कुछ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये कहते हुए वो अपने माना को रिलीज कर रहा था। और अगले ही सीन में हमें पूरी की पूरी एकेडमी को हिलते हुए दिखाया जाता है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो। और इस चीज को महसूस करके अंदर खड़े प्रोफेसर काफी ज्यादा डर जाते हैं। और बाहर की तरफ हमें ब्रदर अल्सन को दिखाया जाता है, जिसे कि रसल का अटैक हिट कर गया था और रसल के अटैक की वजह से वो उस सर्कल से भी बाहर निकल गए थे। और ब्रदर अल्सन रसल के उस अटैक की तारीफ करते हुए अपने मन में कह रहे थे, मैंने अपने आप को एक ऐसे आर्मर से कवर किया था जो कि 5th सर्कल के बराबर था, लेकिन इस बच्चे के अटैक की वजह से मैं पीछे धकेला गया हूँ। और इतने में वहां पर प्रोफेसर ह्यूबर्ट भी आ गए थे, जो कि ब्रदर अल्सन पर भड़कते हुए कह रहे थे, क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? इस बारे में सोचना कि तुम एक ऐसे बच्चे को बुली कर रहे हो जो कि अभी अभी पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुआ। तो ब्रदर अल्सन कहने लगते हैं, मैं तो अपने ट्रेडिशन को पूरा कर रहा था। लेकिन प्रोफेसर उसे ताना मारते हुए कहते हैं, इस ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं है कि तुम पूरी एकेडमी को ही बर्बाद कर दो। और इसी तरह की इनकी मुंहमारी चलती रहती है। और फिर प्रोफेसर रसल के पास आते हुए ब्रदर अल्सन की तरफ से उससे माफी मांग रहे थे, लेकिन रसल उन्हें कह रहा था, कोई नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। मगर ब्रदर अल्सन दोबारा से रसल को कहने लगते हैं, एनीवेज, जब से इस टेस्ट को बनाया गया है सिर्फ तुम ही अकेले वो मेंबर हो जिसने इसे पार किया है। और फिर ब्रदर अल्सन रसल के उस हमले को याद करते हुए कहने लगते हैं कि तुमने अटैक करते वक्त एक ओरिजिन मैजिक आर्टिफैक्ट इस्तेमाल किया और सबसे ज्यादा बढ़कर तुमने एक स्पिरिट को समन किया जिसने आखिर पर मुझ पर अटैक किया। सच सच बताऊं तो मैं काफी हैरान हूँ कि तुम्हारे पास एक स्पिरिट है। और प्रोफेसर ह्यूबर्ट भी यही कह रहे थे, जिस पर रसल पेपर को समन करते हुए कहता है, हाँ, इसका नाम पेपर है और यही वो स्पिरिट है जिसे मैंने समन किया हुआ है और ये मेरी एक कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट है। और पेपर को पहले तो वो सख्त लौंडे आराम से देखते रहते हैं, लेकिन उसका क्यूट सा चेहरा देखकर दोनों इकट्ठे ही कहते हैं, काफी क्यूट है। और अगले ही सीन में हमें रसल को उसकी ग्रेजुएशन यूनिफॉर्म में दिखाया जाता है, जहां भाई साहब सभी लोगों को भाषण दे रहा था। और अगले ही सीन में हमें प्रोफेसर ह्यूबर्ट और रसल को कहीं पर जाते हुए दिखाया जाता है, जहां प्रोफेसर रसल की तारीफ करते हुए कह रहे थे, तुमने जो अभी स्पीच दी वो काफी अच्छी थी। तो रसल कहता है, थैंक यू प्रोफेसर, ये सब कुछ आपकी टीचिंग का ही सबक है। तो प्रोफेसर कहते हैं, अब से मुझे प्रोफेसर तो मत कहो, अब मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूँ। तो रसल भी हंसते हुए कहता है, ओके सीनियर ब्रदर, लेकिन मैं इन्हें प्रोफेसर ही कहूंगा। और फिर प्रोफेसर रसल से पूछते हैं, कैपिटल में तुम्हारे रहने की कोई जगह है? तो रसल बताता
बताता है, नहीं मैं कैपिटल के आउटस्कर्ट्स में एक छोटा सा रूम किराए पर लेने के बारे में सोच रहा हूँ। तो प्रोफेसर उसे कहते हैं, ऐसा मत करना क्योंकि तुम मेरी जगह पर रह सकते हो, क्योंकि जब से मैं इस अकेडमी में आया हूँ तो मैं अपने घर नहीं गया। तो रसल कहता है, क्या आपके घर रहना ठीक रहेगा? तो प्रोफेसर कहते हैं, ऑफ कोर्स, मैंने कहा ना तुम वहां रह सकते हो। और फिर रसल अपने मन में सोच रहा था, शुक्र है मास्टर के बताए हुए मुझे वो एक्सपेंसिव हाउसेज में नहीं रहना पड़ेगा। और नेक्स्ट सीन में हमें उसे कमरे में दिखाया जाता है, जहां अचानक से उसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें उसे एकेडमी से ग्रेजुएट होने की वजह से कॉन्ग्रेचुलेशन दी जा रही थी और कुछ स्पेशल रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होने को बताया जा रहा था, जिसमें उसे एक हाई ग्रेड का मैजिक स्टोन मिलने वाला था और एक रिवार्ड अननोन था। और वो अननोन रिवार्ड एक टाइप का मैप था, जिसे देखकर असल कहने लगता है, ये मैप तो उसी की तरह है जैसे पिछली टाइम मुझे मिला था। और एक और सिस्टम विंडो आती है, ये मैप में मार्क की गई प्लेस पर जाओ और उस मिशन को सॉल्व करो। और उस मैप को देखते हुए रसल कह रहा था, हाँ इस जगह का तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि वो जगह एक फॉरबिडन लैंड है, जहाँ पर ह्यूमंस बड़ी ही मुश्किल से मिल पाते हैं, या फिर ह्यूमंस का वहाँ पर नामो निशान ही नहीं है। ये जगह है कुलिल आइलैंड। इस जगह पर ह्यूमंस का ना होना इस वजह से है क्योंकि ये पूरी जगह मैजिक बीस्ट से भरी हुई है और ये एक एक्सट्रीमली डेंजरस प्लेस है, जहाँ पर सिक्स सर्कल के कम के लोग ना ही जाएं तो अच्छा रहेगा। और फिर असल उस मैप को अपने सब स्पेस पॉकेट में रखते हुए अपने मन में सोच रहा था, मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली है ये मुझसे क्या चाहती है। और ये कहते हुए वो अपने मन में सोच रहा था, क्योंकि पिछली बार इस सिस्टम ने मुझे जो मैप दिया था उस जगह पर जाकर मेरे जिस्म के अंदर एक पूरा सींग एब्जॉर्ब हो गया था। क्या यही एक तरीका है जो मुझे काफी स्ट्रॉन्ग बना सकता है? क्या मुझे स्ट्रॉन्गर बनाने के पीछे किसी का बहुत बड़ा गोल है, या फिर कोई मेरे स्ट्रॉन्ग होने का वेट कर रहा है? और उन सभी सोचों से बाहर आते हुए रसल पेपर को सहलाते हुए कहता है, मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि मुझे पावरफुल बनना है ताकि मैं अपने लव वंस को प्रोटेक्ट कर सकूं। और नेक्स्ट सीन में हमें एक कैरिज को दिखाया जाता है, जिसमें बैठकर रसल और ब्रदर अल्सन जा रहे थे, जहां ब्रदर अल्सन कहते हैं, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है कि तुम कैपिटल में जा रहे हो? तो रसल उन्हें बताता है, नहीं मैं पहले भी एक दो बार जा चुका हूँ। जिस पर ब्रदर अल्सन एक सीरियस सी शक्ल बनाकर सोचने लगते हैं, मैं तो भूल ही गया था कि ये रेमंड फैमिली से है। और फिर से रसल उनसे पूछने लगता है, मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रोफेसर ह्यूबर्ट को जो टास्क दिया गया है वो उन हेरेटिक्स के ही मुतालिक है ना? अगर ऐसा नहीं है तो प्रोफेसर कभी भी अपने टास्क से इतनी जल्दी वापस ना आते। तो ब्रदर अल्सन हंसते हुए कहते हैं, तुम सच में एक चालाक लोमड़ी हो। हाँ ये सच है कि ह्यूबर्ट को मिशन दिया गया था कि वो हेरेटिक्स की सोसाइटी को ट्रैक करे, और मुझे नहीं लगता कि इसे सोसाइटी बुलाना भी सही रहेगा कि नहीं। मगर अचानक से रसल कहने लगता है, मैं उस मिशन में उनकी मदद करना चाहता हूँ। तो ब्रदर अल्सन हंसते हुए कहते हैं, क्या तुम हेरेटिक्स को ट्रैक करना चाहते हो? मगर अचानक से सीरियस होते हुए अपने मन में कहने लगते हैं, मगर उसकी एक्सप्रेशन ऐसे क्यों है जैसा कि उसे ह्यूबर्ट की काफी चिंता है। और अचानक से काफी जोर जोर से हंसते हुए कहने लगते हैं, एक आदमी के ड्रीम ऐसे ही होने चाहिए, मैं मास्टर को इस बारे में जरूर कहूंगा। जिस पर रसल खुश होकर उनका शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन उसे आवाज आती है, मगर मैं मास्टर को इस बारे में सिर्फ उसी वक्त कहूंगा जब तुम मेरे सिखाए गए मैजिक को कैपिटल पहुंचने से पहले लर्न कर लोगे। और उस मैजिक का नाम है ओवरहीट। और काफी पुरजोश होते हुए रसल को बता रहे थे, ये मैजिक एक वन हिट किल की तरह है। और फिर ब्रदर अल्सन रसल को इस मैजिक के बारे में बताने लगते हैं कि ये एक वन हिट किल मैजिक है। तुम इस मैजिक को किसी गुलेल की तरह ले सकते हो, कि जैसे तुम अपने मानव को काफी जोर से पीछे की तरफ खींच रहे हो और फिर उसे किसी गुलेल की तरह जोर से शूट कर रहे हो। क्या तुम इस मैजिक को कर पाओगे? जिसके बाद रसल इस मैजिक की प्रैक्टिस करने लगता है, और इस मैजिक की प्रैक्टिस करते करते काफी दिन निकल जाते हैं। और अगले ही सीन में हमें एक बहुत बड़ी चट्टान को गिरते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि इस चट्टान पर रसल ने अपने ओवरहीट मैजिक से अटैक किया था और उस चट्टान में एक बहुत बड़ा सुराख हो गया था। और रसल के उस अटैक के इम्पैक्ट को देखकर ब्रदर अल्सन अपने मन में सोच रहे थे कि ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी काफी दूर है। इस बारे में सोचना कि इसने ओवरहीट मैजिक को अपने ओरिजिन में मिला दिया है, मैंने इससे ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट अभी तक नहीं देखा। और उस अटैक को करने की वजह से रसल के हाथ कांप रहे थे, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि जिस वक्त आपने भी ये अटैक इस्तेमाल किया था तो आपके भी हाथ कांपे थे। तो ब्रदर हसन उसे बताने लगते हैं कि ये मोमेंट्री फोकस पर निर्भर होता है, तो इस अटैक को करने के बाद तुम्हें काउंटर अटैक के लिए भी काफी केयरफुल रहना होगा। तो रसल कहता है, अगर यही बात है तो इसे किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के खिलाफ यूज करने पर काफी रिस्क हो सकता है। तो ब्रदर अल्सन हंसते हुए उसे बताते हैं, सिर्फ यही बात नहीं है, मेरी इस बात को याद रखना कि बेस्ट डिफेंस ही सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट ऑफेंस होता है। और अगले ही सीन में हमें कैपिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो बगियां आई हुई थी, जिसमें से एक तो फायर टावर की थी और दूसरी पता नहीं किसकी थी। और बैकग्राउंड में हमें बताया जा रहा होता है कि जैसा तुमने कहा, जब तक तुम स्ट्रॉन्ग हो तुम वीक्स की रक्षा करोगे,
लेकिन हर बार स्ट्रॉन्ग वीक को अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन उस वक्त जब वो अपना गार्ड डाउन कर देते हैं तो वही उनका डाउनफॉल होता है। और उस दूसरी बग्गी में से कुछ मेजिस निकल रहे थे और उस पर्सन को जैसे ही रसल देखता है तो वो अपनी ही सोचों में गुम हो जाता है। और अगले ही सीन में रसल मास्टर डारिया का शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा था कि मुझे फ्लेम टावर में इतनी बड़ी पोजीशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मास्टर डारिया भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कह रही थी फ्लेम टावर ज्वाइन करने की मुबारक हो रसल। एनीवे तुम्हारे आने के साथ साथ यहाँ पर स्पेयर टावर के मास्टर भी आ गए हैं और हमें स्पेयर टावर के मास्टर और उस मैच का थोड़ा सा इंट्रो दिया जाता है कि इस बंदे का नाम है एलन पेज और स्पेयर टावर मास्टर हेमिंगवे मेलविल। और स्पेयर टावर मास्टर कहते हैं मैं हैरान था कि तुमने मुझे इस दिन ही क्यों बुलाया, तो अब समझ आ रहा है कि ये सब कुछ तुम अपने डेसिबल के लिए कर रही हो। और उनकी ये बात सुनकर रसल भी मुस्कुरा रहा था और मास्टर डारिया भी कहती हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक हीरो है जिसने बहुत सारे हेरेटिक्स को इतनी छोटी उम्र में ही टेक डाउन किया है। और अगर सच बात कहूँ मैंने तुम्हें अपने डेसिबल के लिए नहीं बुलाया जिसके बारे में तुम मुझे ताना मार रहे हो। मैंने सुना था कि तुम काफी बीमार हो। मगर असल अपने मन में सोच रहा था एलन पेज, इसने कुछ ही सालों में यंगेस्ट सिक्स सर्कल मेज का टाइटल पा लिया है। ये एक काफी अजीब पर्सन है जिसने मेरी पिछली जिंदगी में मेरी बहुत मदद की और हर बार मेरी इसके साथ अनएक्सपेक्टेड मीटिंग ही होती थी। और इस बारे में सोचना कि मैं इसे यहाँ मिलूंगा मुझे काफी हैरान कर रही है। और अचानक से एलन कहता है मेरे लिए यहाँ पर आना एक सम्मान की बात है। जिस पर स्पेयर टावर मास्टर कहता है अगर देखा जाए तो मेरे एलन की स्किल तुम्हारे वाले से बेहतर है। जिस पर मास्टर डारिया को काफी गुस्सा आ रहा था और ब्रदर हल्सन इन दोनों की ये बातें सुनकर कह रहे थे अरे यार ये फिर से शुरू हो गए। मगर मास्टर डारिया अपनी माना रिलीज करते हुए कह रही थी लगता है तुम भूल रहे हो कि मेरे वाला तुम्हारे वाले से काफी छोटा है। तो स्पेयर टावर मास्टर भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपना माना रिलीज करते हुए कहता है हाँ वो बोलने से पहले मुझे ये भी सोचना चाहिए था। और इसी तरह वो जोर जोर से हंसते हुए अपनी माना को रिलीज किए जा रहे थे और एक दूसरे को ताने मार रहे थे। और फिर अचानक से एलन अपने मास्टर को चुप कराते हुए कहता है मेरे मास्टर ऐसे नहीं हैं, लेकिन जब ये आपके साथ होते हैं तो ये काफी बचकानी हरकतें करते हैं। और अपने डिसाइबल की ये बात सुनकर स्पेयर टावर मास्टर कहते हैं क्या। एलन पेज कह रहा था मुझे पता है कि तुम अपनी जवानी को काफी याद कर रहे हो। और अभी भी स्पेयर टावर मास्टर उस पर गुस्सा होते हुए कह रहे थे यू रास्कल क्या बकी जा रहा है। और एलन अपने मास्टर के करीब जाते हुए कहता है भूल तो नहीं गए रॉयल पैलेस को भी विजिट करने जाना है। और अपने डिसाइबल की इस बात को सुनकर स्पेयर टावर मास्टर भी चुप हो जाते हैं। और फिर एलन उन सभी लोगों से माफी मांगते हुए कहता है अपनी पहली ही मीटिंग पर इस बर्ताव के लिए मुझे माफ करना मेरे प्यारे जूनियर। ये कहते हुए वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। और फिर रसल कहता है हाउएवर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपना मैजिक दिखाना चाहता था। यानी कि रसल ने उसे चुनौती दे दी है। और रसल की इस बात को सुनकर ब्रदर अल्सन भी काफी हैरान हो गए थे और अपने मन में सोच रहे थे ओह गॉश ये क्या बक रहा है। और स्पेयर टावर मास्टर भी हंसते हुए कहते हैं इतना जिगरा है तेरे अंदर। और अचानक से अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहते हैं मैं हैरान हूँ कि तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। और उनका ऑरा रिलीज करने की वजह से पूरा का पूरा कमरा उनकी माना से ही भर जाता है। और इस माना को फील करके रसल अपने मन में सोच रहा था क्या स्पेयर टावर मास्टर का माना इस तरह का है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी ओशन में हूँ। और स्पेयर टावर मास्टर भी हंसते हुए कहते हैं मुझे नहीं लगता था कि इस उम्र में आकर भी मुझे कोई सरप्राइज कर पाएगा। और फिर अपना माना रिलीज करना बंद करके फ्लेम टावर मास्टर को कहता है क्यों ना एक शर्त लगाई जाए। तो मास्टर डारिया बोली एक शर्त। तो स्पेयर टावर मास्टर कहता है 5 साल, अगर इन 5 सालों में तुम्हारा डिसाइबल मेरे डिसाइबल के लेवल तक पहुंच गया तो मैं तुम्हें अपना एक मिथिकल रैलिक्स दूंगा। और इस चीज के बारे में सुनकर रसल अपने मन में सोच रहा था एक मिथिकल रैलिक। और फिर हमें बताया जाता है एक रैलिक वो भी मिथ एज से, यानी कि वो रैलिक जो कि मिथिकल एज में एग्जिस्ट करता था। जैसा कि मैंने उन चीजों के बारे में सुना है यहाँ तक कि जो वीकेस्ट रैलिक्स होते हैं वो भी इतनी माना को होल्ड करते हैं जितना एक 7 सर्कल का मेज रखता है। मगर अचानक से फ्लेम टावर मास्टर कहती हैं सिर्फ 3 साल। और इस चीज को सुनकर स्पेयर टावर के मास्टर भी काफी हैरान थे। और मास्टर डारिया काफी पुरजोश होते हुए कह रही थी अगर मेरा स्टूडेंट सिर्फ 3 सालों में तुम्हारे स्टूडेंट के करीब ना पहुंचा तो मैं तुम्हें अपना मिथिकल रैलिक दे दूंगी ओल्ड मैन। जिस पर स्पेयर टावर मास्टर भी काफी जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं अब तुम इस चीज को पीछे नहीं ले सकती। और मास्टर डारिया भी फुल कॉन्फिडेंस होते हुए कह रही थी अपना आर्टिफैक्ट तैयार करना शुरू कर दो क्योंकि वो बहुत जल्द मेरा होने वाला है। जिस पर स्पेयर टावर मास्टर वहां से जाते हुए कहते हैं लेट्स गो एलन, यहाँ पर काफी बातें हो गई हैं। और एलन भी वहां से इजाजत लेते हुए अपने मास्टर के पीछे चला जाता है। और वहां से जाते हुए एलन अपने मास्टर को कह रहा था क्या एक मिथिकल रैलिक को एक शर्त पर लगाना ठीक रहेगा। तो स्पेयर टावर मास्टर बोला बिल्कुल भी नहीं। तो एलन काफी हैरान होते हुए कहता है क्या। मगर स्पेयर टावर मास्टर कह रहे थे
तो हर बार अपना बेस्ट दो, क्योंकि वो मिथिकल रेलिक्स अब तुम पर निर्भर करता है। तो एलन भी कहता है, बिल्कुल स्पेयर टावर मास्टर, मैं बड़ा होने के नाते अपना पूरा कर्तव्य निभाऊंगा। और रेमंड के बारे में सोचते हुए वहां से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें ब्रदर एल्सन और रसल को दिखाया जाता है, जहां ब्रदर एल्सन रसल को कह रहे थे, मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने पहले ही दिन पर किसी को ऐसे चुनौती दे दोगे। क्या एलन पेज तुम्हारा दोस्त है? तो रसल सिर्फ उनसे माफी मांग लेता है और हंसते हुए अपने मन में सोच रहा था, अब मुझे लग रहा है कि मैं सच में रिग्रेस हुआ हूँ। और इसके आगे क्या होगा वो जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बहुत ज्यादा कमेंट्स करो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।